हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आपका एग्रीकल्चर चैप्टर का लास्ट पार्ट। इसमें हम करेंगे बचे हुए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे शुगर केन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो शुगर केन है ये इंडिया के दो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो किया जाता है। राइट। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल रीजन्स में एंड देन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में कौन से एरिया में कल्टिवेट होता है? फर्स्टली ये पेनिनसुलर रीजन में कल्टिवेट होता है एंड देन कोस्टल रीजन्स में भी ये कल्टिवेट होता है, कोस्टल प्लेन्स। फाइन। इसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन्स देखा जाए तो ये गंगा प्लेन्स में, जो कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, बिहार में आते हैं। so these are the places which you need to remember in terms of tropical and subtropical area। इसके बारे में बात करते हैं ब्राजील। यहाँ पे हमने ब्राजील का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि ब्राजील दुनिया का सबसे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फाइन। शुगर केन सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राजील। एंड इंडिया आता है सेकेंड पोजीशन पे। so you can remember this thing, India comes second, so let me write it। India has got the second position for the sugarcane production in the world। Moving on to next, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप देखते हो कि इसमें 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नेसेसरी है एंड देन राइपनिंग टाइम में 12 डिग्री से लेके 14 डिग्री तक की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें आपको नोट क्या करना है कि शुगर कंटेंट कब ज्यादा होता है? जब वेदर कंडीशंस ड्राई होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी काफी कम होगी, सनशाइन बहुत कड़ी होगी, कड़ी धूप होगी और ठंडी नाइट्स होंगी। राइट। तो ये सारे कंडीशन है जिसमें शुगर का कंटेंट, यानी कि शुगर केन में ज्यादा शुगर कंटेंट मिलेगा। रेनफॉल, रेनफॉल की बात करें तो 100 से 200 डिग्री 100 से 200 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल रिक्वायरमेंट्स में देखा जाए तो सब ट्रॉपिकल रीजन में एलुवियल सॉइल की रिक्वायरमेंट और ट्रॉपिकल एरियाज में ब्लैक सॉइल। इसके बाद एक पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, इट इज सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप, यानी कि ये सॉइल के अंदर का मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, एग्जॉस्ट करने लग जाता है। फाइन। तो इसके वजह से इसमें आपको हेवी मैन्योरिंग की जरूरत है, यानी कि इसमें खाद डालने की जरूरत है। अब आप इसमें जो बायो फर्टिलाइजर्स यूज करोगे उसमें से आपको कुछ फर्टिलाइजर्स का नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है और आता भी है। दैट इज एसिटोबैक्टर, azotobacter and NPK chemicals। So remember these fertilizers name। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ कल्टीवेशन की, कि कैसे हम शुगर केन को कल्टीवेट करते हैं। सबसे पहले तो सो यानी कि बीज को बोया जाता है। तो बीज को डायरेक्टली बो दिया जाता है फरोज में। फरोज आपको मैं बता देती हूँ, इस तरीके का डिप्रेशन होते हैं जिसे हम फरोज कहते हैं। ऑलमोस्ट 60 से 120 सेंटीमीटर की दूरी होती है इन फरोज के बीच में। राइट। तो सोइंग को हम किस तरीके से करते हैं या फिर किस तरीके से हम बीज बोते हैं? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सेट मेथड। सेट मेथड क्या होता है? इसके अंदर हम इसमें सेट्स को प्लांट करते हैं। अब सेट्स क्या होता है? जैसे कि एक बड़ा सा शुगर केन है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये शुगर केन है, तो इस जो आपने देखा होगा इसमें इस तरीके के लाइनिंग होते हैं। फाइन। तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही कुछ पार्ट्स को कट करके रिमूव कर लो और फिर इस पार्ट को क्या करो, इस पार्ट को मिट्टी में बो दो। फाइन। तो इसे हम कहते हैं सेट्स। फाइन। इस तरीके से सेट्स मिल जाएंगे आपको। फाइन। इसके बाद आप इसको मिट्टी में डालकर बो दो। सो द सेट्स आर प्लांटेड इन मेथड्स लाइक डीप फरोज, फाइन, ऑलराइट, या फिर ट्रेंच मेथड। सो रिमेंबर दीज मेथड्स आर टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। सेट्स को हम किस मेथड से प्लांट करते हैं, किस तरीके से उन्हें डाला जाता है मिट्टी के अंदर? तो या तो डीप फरोज मेथड के थ्रू या फिर उन्हें हम डालते हैं ट्रेंच मेथड के थ्रू। फाइन। अब इसके बाद इन सेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होती है या फिर क्या दूरी होती है? तो ऑलमोस्ट 60 से 120 सेंटीमीटर की दूरी या फिर 90 से 150 सेंटीमीटर की दूरी। सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो आपका सेट मेथड था। इस तरीके से भी हम शुगर केन को प्लांट कर सकते हैं। शुगर केन की प्लांटेशन का, ये कल्टीवेशन का एक प्रोसेस है। अब इसके बाद रटून मेथड। रटून मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द शुगर केन इज हार्वेस्टेड लीविंग द रूट इंटैक्ट इन द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा शुगर केन और ये रहा मिट्टी। फाइन। तो हम क्या करते हैं, हम शुगर केन को उसके स्टेम के पोर्शन से कट करते हैं या फिर
उसका रूट छोड़कर बाकी उसका अपर पोर्शन को कट कर लेते हैं। अब क्योंकि उसका रूट अभी भी मिट्टी के अंदर है इंटैक्ट, यानी कि अभी तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो मिट्टी के अंदर है, तो इसमें से सेकेंड टाइम एक और शुगर केन, इसमें से शुगर केन वापस से निकलना शुरू होगा, ग्रो होना शुरू होगा। तो जब ये वाले शुगर केन को, जो पहली बार तो आपने कट कर लिया, वो तो आपका शुगर केन था, लेकिन सेकेंड टाइम जो रूट्स के थ्रू जो शुगर केन निकला, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही कहा जाता है रटून। अब ये सेकेंड टाइम भी निकल गया, फिर आपने फिर से रूट्स छोड़ दिया, फिर तीसरी बार फिर से निकलेगा, तो वो भी रटून ही कहलाएगा। तो आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ रटून, यू कैन रिमेम्बर दिस बिकॉज ये डिफाइन में आता है। अब इस मेथड का एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली इसमें आपको प्रोडक्शन का काफी कम कॉस्ट लगता है, क्योंकि आपको बार बार बीजें नहीं डालनी पड़ती, प्लस बार बार इसमें ह्यूमन लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती, बार बार बीज डालो, लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूट से ही फिर से नया शुगर केन निकल जाता है। एंड देन इसमें तुरंत ही शुगर केन तुरंत मेच्योर हो जाता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? क्योंकि आप सेम ही रूट को बार बार इस्तेमाल करो उसमें से नया नया शुगर केन निकलवाने को, इसकी वजह से जो सुक्रोज होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, यानी कि उस शुगर केन के अंदर सुक्रोज की क्वांटिटी कम होती है, और फिर इसके वजह से, यानी कि रटून मेथड के वजह से भी जो रूट्स हैं वो पेस्ट या फिर डिजीजेस का शिकार भी हो सकते हैं। दे आर प्रोन टू डिजीजेस और पेस्ट, कीड़े जिसे हम कहते हैं, राइट। इसके बाद अब हार्वेस्टिंग कैसे होती है? सोइंग तो हमने सीख लिया कि दो मेथड, एक सेट मेथड और दूसरा है रटून मेथड। नेक्स्ट इसे हार्वेस्ट कैसे करेंगे? तो हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टेड आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिंग, यानी कि जब शुगर केन मेच्योर हो जाता है उसके बाद उसे हार्वेस्ट किया जाता है, और मेनली ह्यूमन के थ्रू किया जाता है इसे हार्वेस्ट। ये अक्टूबर से मई के महीने तक हार्वेस्टिंग होती है सब ट्रॉपिकल एरियाज में, लेकिन ट्रॉपिकल में दिसंबर से मई तक चलता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अब इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, फाइन, यानी कि उसे प्रोसेस कर लिया जाता है, उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। तो तीन तरीके के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो शुगर केन से। पहले तो शुगर, जागरी एंड देन खंडसारी। अब इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है? यानी कि ये सब तो मेन प्रिमिटिव, मेन या फिर कहा जाए तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। अब जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है वो क्या हो सकती है? फर्स्ट इज बैगस, फाइन। तो अब हम इसे देखते हैं। तो बैगस क्या होता है? रिजेक्टेड केन आफ्टर क्रशिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर केन, यानी कि शुगर केन में से जब आप शुगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, उसका लिक्विड जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो जो पार्ट बच जाता है, यानी कि जो केन जो शुगर केन बच जाता है, जैसे कि अगर आपने गन्ने का कभी जूस पिया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे कि इतना बड़ा शुगर केन है, उन्होंने क्रश कर दिया, इसमें से जूस निकाल दिया, तो शुगर केन का केन बच जाता है, यानी कि व्हाइट व्हाइट पार्ट्स बच जाते हैं। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम कहते हैं बैगस, फाइन। तो ये भी आपका आता है 1 मार्क में डिफाइन करने के लिए। तो इसका यूज क्या है? इससे आप पल्प बना सकते हो, पेपर बनता है, कैटल फीड एंड देन पार्टिकल बोर्ड भी बनता है। नेक्स्ट इज मोलासिस। तो मोलासिस का क्या इस्तेमाल होता है? मोलासिस का यूज हम करते हैं अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में फॉर डिस्टिलरीज, एंड देन एसिडिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, फ्यूल अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेस मड। तो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश, वैक्स, कार्बन, पेपर एंड फर्टिलाइजर्स, फाइन। तो इसके बाद अब हम देखेंगे शुगर केन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो किस जगह पे प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट इज यूपी। यूपी में, यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड फर्दर आंध्र प्रदेश, फाइन। इसके बाद इसे आप इस तरीके से, इस शॉर्ट मेथड से भी आप इसको याद कर सकते हो, UMKT, फाइन, UMKT, रिमेंबर लाइक दिस। गाइस हमने कुछ डेफिनेशन छोड़ दी। सबसे पहले तो प्रेस मड की डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, मोलासिस की भी, बिकॉज ये आता है 1 मार्क में। तो प्रेस मड क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्रेस्ड शुगर इंडस्ट्री वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑफ केन जूस, यानी कि केन जूस को फिल्टर करने में जब आपको जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, फाइन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेस मड कहते हैं। एंड देन व्हाट इज मोलासिस? तो थिक डार्क ब्राउन जूस ऑब्टेन फ्रॉम रॉ शुगर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस। तो यू नीड टू लर्न द डेफिनेशंस ऑफ दीज टू टर्म्स, फाइन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का आप शॉर्टकट याद रख लेना। So moving on to next we'll talk about oil seeds. तो oil seeds में हमें दो ही पढ़ना है. Firstly we need to study groundnut and then mustard. So India is the 4th largest producer of oil seeds. And सबसे पहले तो groundnut देखेंगे. All right. So groundnut is a leguminous crop and also a kharif crop. So remember these. Climatic conditions क्या क्या necessary है? 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर,
देन रेनफॉल विल बी 50 to 75 सेंटीमीटर। सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है? वेल ड्रेन, सैंडी लोम और सैंडी क्ले सॉइल जिसका पीएच अराउंड 6.5 to 7 होगा। ऑलराइट, इसके बाद आपको मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन देखनी है। सबसे पहले सोइंग यानी कि बीज रोपने के टाइम पे, so it is sown with the onset of monsoon rains in June, right? So this is the requirement. Seeds are sown with a seed driller 5 to 6 सेंटीमीटर into soil, यानी कि जो मिट्टी है उसे 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे ड्रिल किया जाता है, इतना डीप, ताकि उसके अंदर उसके अंदर सीड्स को डाला जा सके या फिर सीड्स को सो किया जा सके। नेक्स्ट हार्वेस्ट, तो इसे कब हार्वेस्ट किया जाता है? अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में। नेक्स्ट इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज ऑयल केक। तो ऑयल केक क्या होता है? द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर क्रशिंग ऑफ ग्राउंडनट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, यानी कि जब आप ग्राउंडनट को क्रश करते हो या फिर कोई और ऑयल केक को जब क्रश डाउन करते हो, उसमें से ऑयल निकल जाने के बाद जो पार्ट बचता है, जो रेसिड्यू बचता है, उसे हम कहते हैं ऑयल केक। फाइन। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड देन महाराष्ट्र। So you need to remember the sequence GATKM. That means GA TKM, or you can remember as GATE KM. इसके बाद आप मस्टर्ड का देखो। So India is the second producer of mustard. Most important edible soil. Fine. Second most important edible soil. It's a rabi crop जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर के लिए आपको 10 डिग्री से 20 डिग्री चाहिए, रेनफॉल आपको 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। What are the soil requirements? तो एलुवियल सॉइल चाहिए जो कि यूजुअली नॉर्दर्न प्लेन्स में ये ग्रो होता है। मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सोइंग का क्या प्रोसेस है? तो स्प्राउटेड सीड्स आर सोन इन द सीड बेड्स, यानी कि स्प्राउटेड सीड्स को आप सीड बेड्स में यानी कि फील्ड में आप डालते हो। आपसे कुछ दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 5 से 10 दिन के बाद, सीडलिंग्स आर अप्रूव्ड, उसे निकाला जाता है सीडलिंग्स को और उन्हें फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑलराइट, तो इसको हार्वेस्ट करने का कौन सा टाइम सबसे ज्यादा प्रॉपर होता है? तो ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल के महीने में, मार्च, अप्रैल एंड मई। इसका क्या क्या यूज है? ऑब्वियसली ये एक एडिबल सॉइल है, कुकिंग में इस्तेमाल होता है, मेन्योर के लिए भी यूज किया जाता है। ऑयल केक यानी कि जब आप इस ऑयल सीड में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो जो रेसिड्यू बचेगा उसे आप मेन्योर के रूप में या फिर जानवर को खिलाने के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है और भी इसकी बहुत सारी यूजेज है, बट आप 2 ही 3 याद रखोगे, इतना काफी रहेगा। नेक्स्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड देन गुजरात। सो रिमेंबर द सीक्वेंस, रूएम जी, रूएमजी। फाइन। इसके बाद कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कॉटन इज आल्सो कॉल्ड अ व्हाइट गोल्ड। फाइन, सो इट्स व्हाइट गोल्ड, इट्स अ खारिफ क्रॉप। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे स्टैपल कहते हैं। तो व्हाट इज स्टैपल? स्टैपल इज द लेंथ ऑफ द लिंट और फाइबर। फाइन, उस फाइबर को हम क्या कहते हैं? उस फाइबर के लेंथ को स्टैपल कहा जाता है। तो स्टैपल के बेसिस पे 3 तरीके के कॉटन होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट स्टैपल, जिसको ऑलमोस्ट स्टैपल का लेंथ कितना होता है? 19 mm। अब क्लोथ कोर्स होता है बिकॉज उसका जो यार्न होता है वो थिकर होता है। ऑलराइट, इसके बाद आपको मीडियम स्टैपल पे जब आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 20 से 24 mm होता है। ऑलराइट, इसका स्टैपल ऑलमोस्ट 20 to 24 mm इसका फाइबर लंबा होता है। ऑलराइट, इसके बाद ये जो आपको जो क्लोथ मिलेगा इसको वीव करने में, वो क्या मिलेगा? मीडियम या फिर फाइन क्वालिटी का, मीडियम से फाइन के बीच में। फाइन। इसके बाद लॉन्ग स्टैपल, तो ऑलमोस्ट इसकी लेंथ कितनी होगी? 24.5 to 27 mm और इसमें आपको फाइन फैब्रिक मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी है? तो टेम्परेचर अराउंड 20 to 32 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 to 120 सेंटीमीटर। सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है? इट नीड्स मीडियम टू डीप ब्लैक क्ले सॉइल। राइट, सो मेनली इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है। देन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सो इसे कब, बीज को कब डाला जाता है? मार्च से सितंबर के महीने में। एंड सीड्स आर सोन विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल्स। अगेन सीड ड्रिल्स के मदद से सीड्स को सो किया जाता है। फाइन, ड्रिल किया जाता है मिट्टी, अंदर उसके अंदर सीड्स को डाला जाता है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्ट किस महीने में किया जाता है? अक्टूबर से अप्रैल के मंथ के बीच में। ऑलराइट, प्रोसेसिंग, इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है? आफ्टर द बॉइल्स हैव बीन पिक्ड, the seeds and linters are removed. फाइन, यानी कि जब बॉइल्स यानी कि आपने देखा होगा ना कि कॉटन किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो जब कॉटन को जब निकाला जाता है उसके पेड़ से, पौधों से, जब ऐसे ऐसे कॉटन को निकाला जाता है, फिर उसमें से जो फाइबर्स और उसके सीड्स है
उसको रिमूव किया जाता है। लिंटर्स मीन फाइबर्स और सीड्स को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। सो रिमेंबर दिस बिकॉज ये भी आता है 1 मार्क्स में। नेक्स्ट, गिनिंग के बाद यानी कि उसके सीड्स और लिंटर्स को रिमूव करके कॉटन को प्रेस किया जाता है बेल्स में, यानी कि पतले पतले फॉर्म में, एंड देन इसको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है ताकि वहां से थ्रेड बनाए सके, कॉटन के थ्रेड। कॉटन सीड्स ईल्ड ऑयल, जब जो कॉटन सीड्स है उसमें से ऑयल निकलता है, फाइन, जिसे हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। साथ साथ कुकिंग ऑयल्स, मार्गरीन, सोप, ये सारे चीजों में यूज होता है। सो रिमेंबर द यूटिलिटीज और द यूजेज ऑफ इट। लिंटर्स कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल्स। अपने सिंथेटिक कपड़े पहने होंगे तो ये क्या होता है कि जो फाइबर्स आपको मिलता है कॉटन में से, जिसे हम लिंटर्स कहते हैं, वो होता है। इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ये सारे जगहों में ये प्रोड्यूस होता है। सो रिमेंबर दिस द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपके लिए काफी रहेगा आपको याद रखने के लिए कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है और कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, मेन प्रोड्यूसर्स। तो गाइस यही था आपके इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। You can take the screenshot of it or you can also get the notes at the Telegram channel. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैप्टर्स, बाकी 5 की भी मैंने नोट्स एंड देन वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। So thank you so much. We'll be meeting soon in the next video.